नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग। मैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान। शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को धान में रोग प्रबंधन एवं लीफ कलर चार्ट के माध्यम से पोषक तत्व प्रबंधन की विस्तृत तकनीकी जानकारी देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को समर्पित पूसा संस्थान के माध्यम से विकसित किस्मों की एक झलक दिखलाएंगे। इसके अलावा संस्थान में आयोजित पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम की एक झलक देखेंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको धान की उन्नत किस्मों, नर्सरी प्रबंधन एवं पोषण तत्व प्रबंधन की जानकारी दी थी। स्वस्थ एवं निरोगी पौध तैयार करने हेतु धान में रोग प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, जिसकी जानकारी के बारे में कई किसान भाइयों ने हमसे आग्रह भी किया है। धान में रोग एवं इसके रोकथाम की बारे में विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु माया। अनेक रोग आक्रमण करते हैं। धान में रोगों से लगभग 12 से 13% का नुकसान हो सकता है। इस समय जो रोग धान में प्रमुख रूप से आ रहे हैं, उसमें बकाने, शीट ब्लाइट, ब्लास्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट प्रमुख है। बकाने रोग उत्तर भारत में एक उभरती हुई समस्या है। इस रोग में पौधा असामान्य रूप से लंबा होता है, ये पीला और पतला होता है। ऐसे पौधे नर्सरी से लेकर फसल के पकने तक दिखाई देते हैं। रोपाई के बाद ये पौधे में दोजियां कम बनती है, और अगर ये पौधे बाद की अवस्था तक जीवित रहते हैं तो उनमें बालियां नहीं बनती है। यह मुख्यतः बीज जनित रोग है। किसान भाई अभी रोपाई कर चुके हैं, अगर खेत में इस समय ये रोग दिखाई दे रहा है तो आप कार्बनडाजिम 50% WP का आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 10 दिन के उपरांत आप दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। जो किसान भाई 85 किस्म की रोपाई किया है जिन्होंने, वो अभी अगर नर्सरी बची हुई है तो गैप फिलिंग कर सकते हैं। गैप फिलिंग करने से पहले आप पौधों को आप उपचारित करें। उसके लिए आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बनडाजिम के घोल में पौधों की जड़ को आप 12 घंटे तक डुबोएं, और उसके बाद जो खाली जगह है उस पे उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दें, तो इस रोग का प्रकोप कम होगा। इसका प्रमुख रोग अभी मैक्सिमम टिल्डिंग स्टेज में आने वाला है, वो शीट ब्लाइट है। इसको आच्छत झुलसा भी कहते हैं। झुलसा पर्णछद पे दिखाई देता है, पानी की सतह पर, जहां वो जमीन में सोइल से लगा रहता है, वहां से शुरू होके ये पत्तियों तक पहुंच जाता है। इसमें अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो आपस में मिलके बाद में पूरे पौधे को झुलसा देते हैं। तो रोकथाम के लिए आप हेक्साकोनाजोल, एक कवकनाशी आता है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। आप वेलिडामाइसिन का 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। इसकी मुख्य समस्या जो हम दिखाई देती है वो ब्लास्ट है। ब्लास्ट में पत्तियों पर आँख या नाव के आकार के धब्बे बनते हैं। ये धब्बे बाद में धूसर रंग के हो जाते हैं। इसका जो किनारा है वो गहरा भूरे रंग का होता है। बाद की अवस्था में नोडल ब्लास्ट और पेनिकल ब्लाइट या गर्दन तोड़ के रूप में भी यह रोग दिखाई देता है। अगर खेत में ब्लास्ट रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप एक कवकनाशी है, टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का मिक्सर है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से की दर से आप छिड़काव करें। रोग जो अभी आने की संभावना है वो बैक्टीरियल ब्लाइट या जीवाणु झुलसा भी कहते हैं। इस रोग में पत्तियों के सिरे से नीचे की ओर लहरदार धब्बे बनते हैं। ये धब्बे पीले रंग के होते हैं और ये नीचे की ओर बढ़ते हैं, बाद में पूरे पौधों को झुलसा देते हैं।
अगर आपको खेत में इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो आप स्टेप्ट्रोसाइक्लिन का 6 ग्राम का 20 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसको छिड़काव करें। 1 हफ्ते के बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इस समस्या में आपको समाधान मिल जाएगा। ध्यान रखें कि खेत में आप निगरानी करते रहें। खेत में 1-2 पौधों में अगर आपको रोग दिखाई देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई बीमारी आर्थिक दहलीज स्तर पर नहीं पहुंचती है तब तक कवकनाशी का छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि अब जरूरत पड़ रही है तो आप विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही उचित मात्रा में आप कवकनाशी का छिड़काव करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास या पंचगव्य आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत में अगर रोग दिखाई देता है तो आप नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग को बंद कर दें, खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें और जब लक्षण दिखाई देने पर कवकनाशियों का सही मात्रा में उपयोग करें। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। इस समय धान में सिंचाई व्यवस्था, खरपतवार नियंत्रण के साथ उर्वरक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। धान में पोषक तत्वों की उचित मात्रा को निर्धारित करने में लीफ कलर चार्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर कपिला शेखावत। पौधे की मांग के आधार पर पोषक तत्व उपलब्ध कराने को परिशुद्ध पोषक तत्व प्रबंधन या प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। इसके लिए कई उपकरण और तकनीकें हैं, जैसे ग्रीन सीकर, स्पैड मीटर या क्लोरोफिल मीटर और न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। लेकिन इन सभी में एक बहुत ही सरल, आसान, कम लागत वाला और बहुत व्यवहार्य विकल्प है लीफ कलर चार्ट, जिसे धान, गेहूं और मक्का जैसी प्रमुख फसलों में नाइट्रोजन प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। पौधे में पत्ती का हरापन नाइट्रोजन की सांद्रता का प्रतीक है, इसलिए गहरा हरा रंग यानी नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा और हल्का हरा रंग यानी कि नाइट्रोजन की मांग, ये एक बहुत ही हैंडी यंत्र है जिसमें हल्के हरे रंग से गहरे हरे रंग तक कई शेड्स होती हैं और हर शेड के नीचे एक अंक दिया रहता है। अब अगर धान की बात करें तो फसल लगभग जब 15 से 20 दिन की होती है तब हम लीफ कलर चार्ट से रीडिंग लेना शुरू करते हैं और लगभग हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर पुनः इसकी रीडिंग्स ली जाती है। यदि आपका खेत बहुत बड़ा हो तो आप 4-5 भागों में उसे बांट सकते हैं और हर भाग से कम आपको 10 पत्तियों का चुनाव करना होगा जो रोग और कीटों से मुक्त हो, और जो यंगर लीफ या जो नई पत्ती है उसका आपको चुनाव करना होता है। लीफ कलर चार्ट की रीडिंग लेने का सबसे सही समय होता है सुबह 7-8 बजे, जब धूप ना हो। और जब भी आप रीडिंग ले, आप ध्यान रखें कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा आपके पत्ती और लीफ कलर चार्ट पे ना पड़े, क्योंकि कई बार इससे मिलान में दिक्कत होती है। और कोशिश करें कि एक ही व्यक्ति सभी जगह से लीफ कलर चार्ट की रीडिंग ले, जिससे त्रुटि होने का चांसेस सबसे कम रहते हैं। पत्ती का मिलान आपको इन शेड्स के साथ करना होगा और यदि यहाँ आपकी पत्ती का रंग है तो आपका स्कोर होगा 3.5। बासमती किस्मों की यदि हम बात करें तो 3.5 या उससे कम की रीडिंग आती है। जो आपने 10 पत्तियों का चयन किया है उसमें से 6 पत्तियां यानी 50% से ज्यादा पत्तियां यदि 3.5 या उससे कम की शेड में मैच करती हैं तो आपको 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में देना होगा। वहीं यदि आपकी कोई संकर किस्म है या इनब्रेड लाइन्स आप लेते हैं तो 4 या उससे कम का अगर स्कोर है 10 में से 6 पत्तियों का तो आपको करीब 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध कराना होगा। देखिए, इस समय पौधे पे और लीफ कलर चार्ट पे धूप नहीं आ रही। यदि धूप में लेना भी पड़े आपको रीडिंग तो आप अपनी ही उसको किसी छाया से कर लीजिए, तभी आप पत्ती का लीफ कलर चार्ट से मिलान कीजिए। और हम देख रहे हैं कि ये बासमती धान में अभी करीब 4.5 के आसपास इसकी जो लीफ है वो एकदम परफेक्ट मैच कर रही है। यहाँ पर देखिए पत्ती गहरे रंग की है और यहाँ पे ये जो 4.5 स्कोर है, इसका मतलब अभी फसल की मांग नहीं है। ये फसल लगभग 60 दिन की है और इस समय अगर हम परंपरागत तरीके से देखें तो एक नाइट्रोजन की मांग रहती है, लेकिन लीफ कलर चार्ट के आधार पर ये अभी मांग नहीं दिखा रहा, तो हम इसके अंदर इस स्टेज पर अभी नाइट्रोजन की उपलब्धता नहीं कराएंगे। कई बार ये देखा गया है कि पत्तियां इन दोनों के बीच में कहीं मैच करती हैं। उस परिस्थिति में आप इन दोनों अंक का औसत भी कर सकते हैं।
जो शोध हमने किए हैं उसमें यह पाया गया है कि यदि आपका जो परंपरागत रोपाई वाला धान है तो उसमें आप 15 दिन के आसपास, फिर 45 दिन के आसपास और करीब 60 से 65 दिन पर लीफ कलर चार्ट की रीडिंग जरूर लीजिए। वहीं यदि अगर आपका डीएसआर या धान की सीधी बुआई का खेत है तो आप करीब 20 से 25 दिन पर, 45 दिन के आसपास और फिर 60 से 65 दिन के आसपास लीफ कलर चार्ट की रीडिंग जरूर लीजिए और मांग के आधार पर आप नाइट्रोजन को उपलब्ध करा सकते हैं। यदि 60 से 65 दिन के बाद भी नाइट्रोजन की मांग दिखाई जाती है तो आप बासमती धान में करीब 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और इनब्रेड या संकर किस्मों के लिए करीब 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा भी दे सकते हैं। जो धान गेहूं फसल चक्र में शोध हुए हैं उनसे यह पाया गया है कि उपज में कमी के बिना लीफ कलर चार्ट आधारित नाइट्रोजन प्रबंधन से करीब 20 से 30% नाइट्रोजन की बचत होती है और साथ ही जो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अगस्त 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए विकसित किए गए 109 किस्मों को देश को समर्पित किया। इसमें अनाज की 23 किस्में, बागवानी की 40 किस्में, चावल की 9 किस्में, गेहूं की 2 किस्में, मक्का की 6 किस्में और तिलहन की 7 किस्मों सहित अन्य महत्वपूर्ण फसलें जैसे अरहर, चना, मूंग, मसूर, मटर, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, कपास, गन्ना की किस्में शामिल है। आइए देखते हैं इन किस्मों में सम्मिलित पूसा संस्थान के द्वारा विकसित किस्मों की एक झलक। किसान भाइयों, संस्थान में 16 से 22 अगस्त के बीच पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को पार्थेनियम और इसके हानिकारक प्रभावों से अवगत कराना है। मनुष्यों में पार्थेनियम यानी गाजर घास से त्वचा की एलर्जी, तेज बुखार और अस्थमा जैसे हानिकारक प्रभाव दिखाई देते हैं। इन विषयों के बारे में छात्रों एवं किसानों को बताया गया और इस खरपतवार का एकीकृत तरीकों से यांत्रिक, सांस्कृतिक एवं जैव नियंत्रक विधियों से कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। देखते हैं कार्यक्रम की एक झलक। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुर्दांत खरपतवार के बारे में जिसकी वजह से हमारी खेत ज़मीन और जो खाली पड़ी ज़मीन है उसमें बहुत नुकसान होता है। ये है खरपतवार जिसको हम बोलते हैं पार्थेनियम स्टोरोफेरस। इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे गाजर घास, कांग्रेस घास, इसके अलावा इसको हम सफ़ेद टोपी के नाम से भी जानते हैं, चटक चांदनी भी कई जगह बोलते हैं। ये एक ऐसा खरपतवार है जो अपने देश में 1950 में जो है आया था विदेश से, जो कि गेहूँ जब आया तो हुआ था कुछ उसके साथ में आया था। अब ये आप देखेंगे देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपको ये दिखाई पड़ेगा और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। एक बार अगर ये कहीं ये चला जाता है तो उसके बाद इसका नियंत्रण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे करीब एक पौधा जो है गाजर घास का, इसमें करीब 5000 से लेकर के 25,000 तक बीज पैदा होते हैं। और इस पौधे की एक विशेषता और है, बीज के साथ-साथ ये अपने दूसरे जो हैं वेजिटेटिव पार्ट्स जिनको हम बोलते हैं ना, ये जैसे इसका स्टेम हो गया या पत्तियाँ हो गई, उसके द्वारा भी ये मल्टीप्लाई करता है। तो इसलिए एक बार अगर ये खेत में आ जाता है तो उसको नियंत्रण करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि हमारी जो मिट्टी को ख़राब करता है,
इसकी वजह से मिट्टी में एरिलोपैथी आती है। इसके साथ-साथ में ये हमारे जो फसल हैं उनके साथ में कॉम्पिटिशन करता है, इससे हमारी फसल की जो बढ़वार रुक जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है, पैदावार कम आती है। इसके साथ-साथ में इसका खरपतवार का बहुत सारे नुकसान हम लोगों के स्वास्थ्य पर भी होते हैं। इसका जो बीज होता है, इसका जो फूल होता है, उसकी वजह से अस्थमा के बहुत सारे केसेज़ आते हैं। इसके साथ-साथ में इसका जो फूल, इसकी वजह से बहुत ही गंभीर टाइप की जो है त्वचा की संबंधित बीमारी हो जाती हैं और ये जानवरों के लिए भी बड़ा खतरनाक है। और इसको अगर आप देखेंगे हमारे जो क्रॉप एरिया हो तो होता ही है, इसके अलावा आप रोड के किनारे, मेड़ों पर देखेंगे, रेलवे ट्रैक के आस-पास, बिल्डिंग्स में बहुत जगह आप देखेंगे। अगर हम आज के समय में बात करें तो देश के करीब 35 मिलियन हेक्टेयर में ये फैल चुका है और इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। हमारी हम लागत जो हमारे ये जो इनपुट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस खरपतवार की वजह से हमको जो फ़ायदा होना चाहिए खेती में, जो यील्ड की पैदावार के रूप में, वो नहीं होने पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ भी ये गाजर घास दिखाई पड़ती है, हम उसका उन्मूलन करें। हमारे आईसीआर के संस्थान, सारे संस्थान जो है ये अगस्त के दूसरे पखवाड़े में ये पार्थेनियम उन्मूलन सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इसमें सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम एक कम्युनिटी बेसिस पे, मतलब जहाँ पर भी जिन गाँव में या जिन क्षेत्रों में इस तरह खरपतवार है, हम मिल-जुल के या स्कूल के बच्चों को शामिल करके इसको उनको बताएँ कि इसके क्या-क्या नुकसान होते हैं। इससे केवल फसलों में नुकसान नहीं होता, जैसे हमने पहले भी बताया, अपने मानव स्वास्थ्य पर और जानवरों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ-साथ में इसका एक और तरीका है जिसके माध्यम से इसको नियंत्रण कर सकते हैं। इसको हम उखाड़ करके इसके हम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो बीज है वो ना बनने पाए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि खाद बनाते हैं, खाद बनाने में भी इसका बीज जो है वो चला जाता है और जब हम खाद को इस्तेमाल करते हैं तो खेत में इसका विस्तार अनजाने में होने लगता है। इसके साथ-साथ में जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर फसल नहीं है, तो हम ऐसे नॉन सेलेक्टिव हेर्बिसाइड, जैसे हम ग्लाइफोसेट बोलते हैं, ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 2% ग्लाइफोसेट को हम जब इस्तेमाल करते हैं नॉन क्रॉप एरिया में, तो ये आप जानते हैं सिस्टमिक हेर्बिसाइड होता है और नीचे जड़ तक इसको ख़त्म करता है। इसकी हम देखें जड़ के बारे में, बहुत मजबूत जड़ें होती हैं, नीचे तक जाती हैं। ऊपर से हम इसको काट भी दें, ख़त्म भी करें, तब भी ये बढ़ता रहता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि पार्थेनियम को हम जड़ से समेत इसका उन्मूलन करें और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी खेत में या खेतों की मेड़ पर कहीं भी अगर दिखाई पड़ता है, चलते-फिरते अगर हमको दिखाई पड़ता है, तो हम लोगों को अपने खुद भी इसमें जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें कि इस खरपतवार को निकालना या इसको नष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। ये टिकाऊ खेती के लिए, अच्छी पैदावार के लिए और जो भी आप संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम इस खरपतवार को अपने क्रॉप एरिया या नॉन क्रॉप एरिया उसमें ना इसको पनपने दें। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। अमेठी उत्तर प्रदेश से सोमेश्वर सिंह जी ने पपीते में पत्तियों के सूख कर गिरने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु 10 दिन के अंतराल में स्पाइरोमेसिफिन की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में 2 बार छिड़काव करें। कोंडागांव छत्तीसगढ़ से पवन भागेल जी ने धान के पत्तियों के सिरों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सीड फ्लाइट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम मात्रा या सीथमार की 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बलिया उत्तर प्रदेश से संदीप कुमार वर्मा जी ने धान में पत्तियों के सिरों के भूरे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में राइस टुंगरो रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु मेटासिस्टॉक्स की 300 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। गुरुग्राम हरियाणा से अशोक लोकरा जी ने ब्रोकोली में भूरे धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में काला सड़न एवं पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में
घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। 7 दिन बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा बीमार पत्तों को तुरंत खेत से हटा दें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार 17 से 22 अगस्त के दौरान पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात क्षेत्र, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप में वर्षा की संभावना है। 23 से 25 अगस्त के दौरान दक्षिण पश्चिम राजस्थान, आंतरिक महाराष्ट्र, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों, दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का ये अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कारगर साबित होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पे नई जानकारी लेके हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।